आज का हमारा वीडियो है मोहम्मद गौरी के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में जाना था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसने 1000 एडी से स्टार्ट किया था आक्रमण करना। उसके लगभग 175 ईयर्स के बाद भारत पर अटैक करना शुरू किया मोहम्मद गौरी ने। महमूद ऑफ गौर भी बोलते हैं इसको। इसका पूरा नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, लेकिन हमको क्या है उससे काम। हम उसके बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे उसने कौन कौन से अटैक भारत पर किए। किस वंश से संबंधित था? शसबनी वंश से संबंधित था। इसका पर्पस क्या था? इसका भी पर्पस वही सेम, धन को लूटना इसका पर्पस था। इसने पहला अटैक कब किया? 1175। कौन से एरिया में किया? मुल्तान वाले एरिया। मुल्तान अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। फर्स्ट डिफीट, पहली बार हराया किसने इसको? ये पहली बार भीम सेकंड के द्वारा हराया गया, जो कि गुजरात का शासक था। ये वो वाला भीम नहीं समझना है, वो भीम फर्स्ट था जो मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के टेम्पल पर 16वां आक्रमण किया था, सबसे फेमस। उस समय राजा भीम फर्स्ट था, वो छोड़ करके भाग गया था। ये भीम सेकंड है, इसने मोहम्मद गौरी को हराया। ये डिफरेंस याद रखना, फर्स्ट और सेकंड में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। भीम सेकंड ने पहली बार इसको हराया था। उसके बाद इसकी जो लड़ाई होती है वो पृथ्वीराज चौहान, हिंदू हृदय सम्राट बोला जा सकता है इनको। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन जगह किस जगह पर पड़ती है? हरियाणा में, हरियाणा के पास करनाल जगह, करनाल के पास पड़ता है तराइन। तो दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान जी के साथ इसका मुकाबला होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की विजय होती है। मोहम्मद गौरी परास्त हो जाता है। इसके जस्ट एक साल बाद फिर से बैटल ऑफ तराइन सेकंड होता है। बैटल ऑफ तराइन होता है सेकंड। इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जी हार जाती हैं और जीत जाता है मोहम्मद गौरी। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो क्या था? पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या किया था? राजा एक थे जयचंद, और जयचंद जी की लड़की थी संयोगिता, यानी कि संयोगिता कन्नौज के राजा की लड़की। इसको विवाह पर से उठा लाए थे, उसका विवाह चल रहा था, उसी में मंडप से उठा करके इसके साथ शादी कर लिया। यानी कि वाइफ का नाम क्या हो गया? संयोगिता। तो राजपूत राजा की लड़की को विवाह पर से उठा लेना, ये अपने आप में एक बड़ा शर्मनाक कृत्य हो गया उनके लिए कि अब क्या करें। तो प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता में कि अब इनको हराना है मुझे किसी भी तरीके से, तो उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी का यहाँ पर साथ दे दिया। जब मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत गए। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गद्दारी कर दी, राजा जयचंद की गद्दारी की वजह से मोहम्मद गौरी एंटर कर पाया। लेकिन इसको गद्दारी का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी की भी लड़की को आप विवाह समारोह से उठा लाएंगे तो वो इस तरीके के कृत्य कर सकता है। ये बिल्कुल नेचुरल बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसको गद्दारी बोला जाए। गद्दारी किसको बोला जाएगा? गद्दारी बोला जाएगा मीर जाफर की, जिसने हरवाने के लिए पूरा प्लानिंग करी थी, षड्यंत्र किया था। आगे बढ़ते हैं। 1192 के 2 साल बाद 1194 में बैटल ऑफ चंदावर लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। कन्नौज के जो शासक थे राजा जयचंद को इन्होंने हरा दिया। इसके बाद बात चलती है कि पृथ्वीराज के बारे में कहाँ से पता चलता है। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्र बरदाई थे, और इनके दरबारी कवि भी कौन थे? चंद्र बरदाई। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चंद्र बरदाई जी के द्वारा। और बताया जाता है कि जब इनका अंतिम समय चल रहा था, जब मोहम्मद गौरी ने इनको अपने साथ ले गया था, बंद कर रखा था, तब भी ये उनके साथ थे। यानी कि शुरुआत, जन्म और मृत्यु दोनों ही समयों में ये इनके साथ रहे। तब पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी ने बोला कि तुम शब्द भेदी बाण चलाना जानते हो। बताया जाता है कि शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, कि आवाज को सुन करके निशाना लगा देते थे। तो इनको एक बाण दिया गया, धनुष दिया गया, और बोला गया कि अब राजा पर निशाना आपको लगाना है। तब चंद्र बरदाई ने इनके सहयोग के लिए बोला था, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी कि 4 बास और 24 गज की लगभग डिस्टेंस पर सुल्तान बैठा हुआ है, चौहान आप चूकना मत।
कहा जाता है कि चौहान जी चूके भी नहीं थे, उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी, और कुछ लोगों का कहना है कि वो अंधे किए जा चुके थे। जो भी हुआ, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने उस एक ही बाण से उनका खात्मा कर दिया। मोहम्मद गौरी जब इंडिया से वापस जा रहा था, तब उसने अपने जीते हुए क्षेत्रों को अपने दासों में डिवाइड कर दिया था। दास, ये पहले भी बताया, बहुत परफेक्ट होते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। एक ऐसे ही दास के बारे में आपने एक बहुत बढ़िया मूवी में देखा होगा, पद्मावत मूवी देखी होगी। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का एक दास था, मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है। तो उस लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में परफेक्ट दास हुआ करते थे। ऐसे ही दासों को सौंप करके ये चला जाता है। स्लेव डायनेस्टी की नींव रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके ऐसे 3 दास और जो प्रचलित 4 दास माने जाते हैं, उनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन करता है। एक था ताजुद्दीन यल्दौज। तो ताजुद्दीन यल्दौज किस वाले, गजनी वाले एरिया में, ऊपर वाले साइड। नासिरुद्दीन कुबाचा, कुबाचा सिंध प्रोविजन जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे डिप्यूट हुआ। और उसके बाद एक आता है बख्तियार खिलजी, जो कि जिसने एक बहुत ही घृणित कार्य किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला करके। तो ये डिप्यूट था बंगाल और बिहार वाले रीजन में। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।